नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे विमर्श करने आया हूं कि पिछले साल बंगाल की घटनाओं से सबक सीखकर जो कुछ बंगाल में चुनाव के दौरान हुआ, उससे बीजेपी ने काफ़ी सबक सीखा। अब जाकर के उनको लगा कि कुछ हमें करना है। ये तो सब लोगों को तो खैर नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता है कि पिछले साल बंगाल के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके घर जलाए गए, उनके साथ हिंसा की गई, उनका मारा गया, उनकी महिलाओं के साथ अनाचार हुआ और इस मतलब उनको अपने राज्य से बाहर जा कर के असम जैसे राज्य में शरण लेनी पड़ी। यानी जो कुछ कश्मीर में 1990 में हुआ था, उसका मिनी संस्करण इसमें हुआ। किसी ने भी इस बात का संज्ञान बहुत कम लोगों ने लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ का प्रोपेगेंडा गैंग है, जो मीडिया है, लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो गैर बीजेपी राज्यों में कुछ भी हो जाए, हिंसा हो जाए, प्रताड़ित हो जाए, लोगों के घर जलाया जाए, इसको वो महत्व नहीं देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि ये दब जाए, और ऐसे ही हुआ। अगर ये किसी और राज्य में अगर हुआ होता तो अब तक उन्होंने तूफान मचा दिया होता। एक साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सब चीज़ें उभारी जाती कि देखिए बीजेपी राज्य में क्या हो रहा, मोदी नरसंहार कर रहा, ये हो रहा, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह दबा दिया। गनीमत ये हुई कि वहाँ के गवर्नर जो राज्यपाल है धनखड़ साहब, उन्होंने इसको अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए इसको ख़त्म नहीं होने दिया। और जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, उसने इस बात का संज्ञान लिया और सीबीआई की जांच कराई। अब जाकर के उसका परिणाम सामने आ रहा है। काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो गए और अल्टीमेटली इसका अंत ममता बनर्जी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें, मानवाधिकार की, सीबीआई की जांच, ये सब जो है उन पे भारी पड़ने वाला है। वो कितना ही शोर मचा लें, ये गैंग उनको कितना ही सपोर्ट करे, लेकिन उनका अंत बहुत सही नहीं है। उस समय अगर बीजेपी चाहती, इनका केंद्रीय नेतृत्व चाहता, तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता था। हालांकि तभी चुनाव हुए थे। भले ही कोर्ट उसको, इनके जो बर्खास्ती का कदम था, राष्ट्रपति शासन लगाने का कदम अगर उठाते तो उसका नल एंड वाइड कर देता, उसको असंवैधानिक मान करके पुनर्स्थापित करता। लेकिन इससे एक संदेश जाता उनके कैडर को कि आपके पीछे हम खड़े हैं। वो हुआ नहीं और वहाँ बीजेपी पूर्णतया खत्म हो गई और न वह हिंसा ही रुकी। स्थानीय निकायों के चुनाव में भी आपने देखा काफ़ी हिंसा हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी उसमें सक्रिय होती तो ये स्थिति नहीं आती कि बीजेपी वहाँ से समापन न होती। उनके नेता तक चले गए डर के मारे। आप सोच सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कितनी खराब है कि टीएमसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक केस में दो जजों ने अपने को उससे विड्रॉ किया, सुनवाई से विड्रॉ किया। तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही, क्या स्थिति है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद से क्या है कि ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद से विपक्ष ने, लेफ्ट लिबरल गैंग ने ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा नेता सिद्ध करना चाहा और मोदी के विकल्प के रूप में उसको उभारना शुरू कर दिया। उनकी उम्मीदें अब उन पर टिक गई कि हाँ, ममता ही है जो बीजेपी को गैर लोकतांत्रिक रूप से हरा सकती है उसके नेतृत्व में। ये नहीं कि वोटों के बल पर, अराजकता से, हिंसा से बीजेपी को हरा सकती है। फिर उसका अनुसरण किया किसने? उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्पीड़न किया गया और ये चल ही रहा था और इसमें भी केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ वो दिखाया नहीं, कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया
अपने कार्यकर्ताओं को बचाने का। सोशल मीडिया के कई लोग मैं जानता हूँ, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अर्नब गोस्वामी है। वो भले ही बीजेपी की नहीं है, लेकिन किस तरह तानाशाही है। अगर आप एक इतने बड़े चैनल के आदमी को, इतने बड़े चैनल के मालिक को ऐसा प्रताड़ित कर सकते हैं, तो आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो बीजेपी तो के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि नवनीत राणा जो कि सांसद हैं और उनके पति जो कि विधायक हैं, उनको भी उन्होंने प्रताड़ित किया। वो तो कोर्ट का हस्तक्षेप, वो भी 10-15 दिन जेल में रहने के बाद वो रिहा हुई। तो अब जाकर के बीजेपी को लगा कि अगर हम निष्क्रिय रहे तो हमारा हर जगह से वजूद खत्म होगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी जो है नवनीत राणा का साथ दिया, क्योंकि वो एक विपक्ष की प्रतीक के रूप में वो सामने उभर रही थी। उनका साथ दिया, उनके पति का साथ दिया। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस सक्रिय हुए। किरीट सोमैया भी जब उनको मिलने गए तो इसके शिवसेना के गुंडों ने उन पर पथराव किया, उनको चोट भी लगी, लेकिन अब वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। ऐसे ही अभी तक केजरीवाल के पास पावर नहीं थी, दिल्ली के जब तक मालिक थे तब तक पुलिस पावर नहीं थी, लेकिन जैसे ही पंजाब में उनके पार्टी की सत्ता हुई तो उन्होंने अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर मुझे लेफ्ट लिबरल गैंग से अगर समर्थन चाहिए, प्रोपेगेंडा चाहिए, तो मुझे भी वही हाई हैंडेडनेस करनी पड़ेगी, वही उत्पीड़न करना पड़ेगा जो ममता बनर्जी कर रही, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का ग्रुप जो कर रहा है, वही मुझे करना है। और उन्होंने दिल्ली के तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो वहाँ के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनके खिलाफ पुलिस भेजी पंजाब से। अब जाकर के बीजेपी को लगा ये सब गलत है, तो उन्होंने इसमें पलटवार किया। हरियाणा सरकार भी इन्वॉल्व हुई और जो भी ड्रामा था, जो भी इनका प्रयास हो रहा था हैरेस करने का, उत्पीड़न करने का, एक संदेश देने का कि तुम्हारा भले ही प्रधानमंत्री क्यों न हो, गृह मंत्री क्यों न हो, हम जब चाहें तुम्हारा उत्पीड़न कर सकते हैं। तो अब वो पिछले इस बंगाल की बातों से, बंगाल के कांड से बीजेपी को होश आया कि नहीं, हमें अपना जो कैडर है उसकी रक्षा करनी है। तो उन्होंने पलटवार किया और केजरीवाल जी की सारी रणनीति फेल कर दी। ऐसे ही ये नवनीत राणा के पक्ष में वो सब खड़े हो गए। अब अभी आपको देखें कि विपक्ष की क्या रणनीति है। अमन चोपड़ा जो जी न्यूज़ के एडिटर हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ने पर एक रिपोर्ट करी, तो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया गिरफ्तारी का, लेकिन उन्होंने पुलिस भेज दी। किसने? राजस्थान सरकार ने। वो तो गनीमत यह था कि जहां अमन चोपड़ा रहते हैं नोएडा में, वो यूपी के उसमें आता है, तो वहाँ यूपी की पुलिस, योगी जी की पुलिस बैठी थी, तो उन्होंने उनके इस प्रयास को असफल कर दिया। अब जब अशोक गहलोत से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा हम फेक इनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनकाउंटर उनके मन में है, इनकाउंटर करना किसी का, फेक कहे या कुछ कहे, वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? इनकाउंटर का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप पत्रकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आम कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इनकाउंटर को कह करके? तो अब जाकर के बीजेपी को समझ में आया कि गांधी जी बन करके कोई फायदा नहीं है, वो तमाचे पे तमाचे मारते रहें और तुम अपने गाल आगे करते रहो। तो इन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। अब सबसे बुरी स्थिति बंगाल की है। बंगाल और राजस्थान दोनों में, बंगाल में जब पिछले साल जब हिंसा हुई तो ज़्यादातर उत्पीड़ित लोग कौन थे? दलित लोग थे और महिलाएं थी। और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का अगर लोगों को याद हो, इतिहास पता हो, तो आज़ादी से 1 साल पहले भी डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जिसमें हिंदू मारे गए,
बिल्कुल प्लानिंग से मारे गए। मैं उसी समय का एक किस्सा और बताता हूँ कि एक नेता थे, दलित नेता थे, जोगिंदर मंडल। वो बांग्लादेश चले गए, वो पाकिस्तान में शामिल हो गए और उन्होंने वहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तान में मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे, इस उम्मीद पर कि शायद वहाँ के लोग जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ के दलितों पर अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ के दलितों को बुरी तरह मारा गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जो उस समय वो थे, जिन्ना थे, लियाकत अली थे, सबसे वो किया, अनुरोध किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में थक हार करके वो भारत वापस आ गए और एक अनाम सी मौत मर गए। लेकिन उनके छोड़े हुए जो हिंदू थे वो वहाँ ख़त्म हो गए। आज आप देख लीजिए कि 47 में कितने प्रतिशत मुसलमान थे, वो हिंदू थे वहाँ पर बांग्लादेश में, आज कितने रह गए? तो वो उनको छोड़ करके चले गए। आज भी जब कई बार हम देखते हैं कि एंटी बीजेपी मोर्चा बनता है तो उसमें मीम भीम की बात होती है, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट दलित ही है। दलित कमज़ोर है, सामाजिक रूप से भी, हर रूप से कमज़ोर है, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट यही लोग हैं। अब जो बंगाल के जो बाबू मोशाय हैं, भद्र लोग हैं, तो वो अपने अभी उसमें विचरण कर रहे हैं। उन्होंने इतिहास से भी कुछ सबक नहीं सीखा। वो नहीं देख रहे हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई। वो इस बात पर कदे ध्यान नहीं दे रहे। वो सेकुलर बने हुए हैं, वो इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि अगर तब 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तब की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ क्या है। जो घुसपैठियों पे जो घुसपैठी आ रहे हैं वो बंगाल की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। और जो इंटेलेक्चुअल ये बंगाल के हैं वो अब आज वही गाना गाते हैं कि हम सेकुलर हैं, बीजेपी जो है सांप्रदायिक है, लेकिन जिस दिन इन पे पड़ेगी उस दिन ये पछताएंगे। खैर, कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि हमें अपने कैडर को किस तरह बचाना है, नहीं तो हमारी पार्टी 2024 तक साफ हो जाएगी, हर जगह से साफ हो जाएगी, राज्यों से भी साफ हो जाएगी। तो वो इन सब राज्यों में प्रतिरोध कर रही है। हालांकि केरल भी है, लेकिन केरल का तो कल्चर ही ऐसा, वहाँ तो नियमित रूप से हिंदू मारे जाते हैं। भले वो से कहें, वो पॉलिटिकल रूप देते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस के हैं, लेकिन वो भी इंसान है, ये नहीं कि वो मारने के लिए बने हुए हैं। तो इस तरह की जो है राजनीति को बीजेपी समझ चुकी है कि ये हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है, तो अब वो समझ में आएगी। हालांकि अभी उन्होंने बड़े नेताओं का ही बचाव किया। अब देखना ये होगा कि जो छोटा कार्यकर्ता है, क्या उसको भी बचाव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अभी आगे आने वाले 2 सालों में दिखाई देगा। और बहुत हो गया, चलता रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बीजेपी का उत्पीड़न, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न विपक्ष में होता रहेगा। तो आप लोग भी देखिएगा, नज़र रखिएगा और इन चीज़ों को समझिएगा क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, किस तरह लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।